बच्चों हम लोग 12th बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2010 के बाद वाले। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, राइट। तो देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास है, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। देखो बेटे बात यह है कि मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का मोबिलिटी म्यू इक्वल टू होता है बेटा वी ड्रिफ्ट अपॉन ई। ये आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या चाह रहे हैं आप। तो मोबिलिटी म्यू इक्वल टू वी ड्रिफ्ट अपॉन ई डज नॉट डिपेंड upon electric field intensity or the applied potential difference. Applied potential difference. So mu remains constant. देखिए एक्चुअली क्या होता है, इनफैक्ट वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू म्यू ई। इट इज इक्वल टू म्यू ई को लिखेंगे वी अपॉन डी है ना। when v increases v drift increases, but mu remains constant. तो म्यू कांस्टेंट रहेगा बेटा। ध्यान दीजिए इस सवाल का आंसर आएगा कि इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्या? मोबिलिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इस सवाल का जवाब ये है। कई जगह इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग लिख देते हैं आंसर, तो वो गलत आंसर दिया हुआ है। ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो आप वहां पर अच्छी तरह से लिख करके आइएगा, ऐसे ब्लॉक बना करके, म्यू इज कांस्टेंट। म्यू एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वो हम बाद में बात करेंगे। मोबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो वो कैसे करती है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अब देखिए अगला सवाल है इसके अंदर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन है, अभी मैं करता हूं दूसरे सवाल को। तो पहले सवाल का आपका आंसर आया मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड और पोटेंशियल अप्लाइड, इट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, when a potential difference is applied across the conductor, how is the drift velocity of electron related to the relaxation time? देखो ये हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, v drift it is equal to u plus at। u को हम 0 लिखेंगे, a को लिखेंगे हम फोर्स अपॉन मास इंटू टो। तो v drift को हम लिखेंगे बेटा फोर्स अपॉन मास, फोर्स को हम लिखेंगे e अपॉन m इंटू टो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम आएगा। टो इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम इंटरवल, रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू collisions of the current carriers। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम इंटरवल बिटवीन टू collisions of the current carriers, राइट। ये वी ड्रिफ्ट आ गया, ये सेकंड वाला आ गया आपका, ठीक है। हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर अफेक्टेड विथ राइज इन टेम्परेचर, वो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया इसके अंदर। सेकंड, थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए रेंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर इज अफेक्टेड इन, तो क्वेश्चन नंबर 3 है
3 है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, random motion of the electrons, of the free electrons increases in random motion electrons move fast in any random direction, on increasing randomness due to temperature rise, on increasing randomness due to temperature rise, drift velocity decreases, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। इस सवाल का आंसर भी कई जगह पर गलत दिया हुआ है, तो आप उसे करेक्शन कर लेना। हमेशा यही रहेगा, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर अफेक्टेड विद राइज इन टेम्परेचर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज, है ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। इन रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्ट इन एनी रैंडम डायरेक्शन। अब ये रैंडमनेस है ना, तो ये ड्रिफ्ट नहीं है। रैंडम मोशन इज नॉट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है साफ एक डायरेक्शन में चलना। तो ऑन इंक्रीजिंग रैंडमनेस ड्यू टू टेम्परेचर राइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज, है ना। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप इसका। IV graph for a metallic wire at the two different temperatures T1 and T2 as shown in the figure. Which of the following two temperatures is lower? अच्छा, किसका टेम्परेचर कम है? तो देखो कंडक्टर में क्या होता है बेटा कि आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो जिस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वही केस में टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब आप दोनों ग्राफ में देख लीजिए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूं कि I को कांस्टेंट मान लेता हूं, है ना। देखिए R बराबर क्या होता है जी? R बराबर होता है V अपॉन I। अगर मैं इस I को कांस्टेंट मान लूं, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी यानी कि I आपका फिक्स हो गया। तो I यहां का और I यहां का फिक्स हो गया। ये बेटा टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, करेक्ट। अब आप देख रहे होंगे यहां पे कि यहां पे वोल्टेज V1 है, यहां पे वोल्टेज V2 है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि R प्रोपोर्शनल टू V हो गया इफ I कांस्टेंट, है ना। इफ I इज कांस्टेंट तब आपका R प्रोपोर्शनल टू V हो गया, राइट। अब R प्रोपोर्शनल टू V हो गया तो V2 इज ग्रेटर देन V1, सो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो यह R2 ज्यादा है, है ना। यहां पे हमने I2 वाला वोल्टेज ज्यादा है, 1 वाला वोल्टेज कम है। ज्यादा वोल्टेज ज्यादा रेजिस्टेंस, R2 इज ग्रेटर देन R1, देयरफॉर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1। ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। 5 ग्राफ शोइंग द वेरिएबल वोल्टेज फॉर अ मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड इज शोन इन द फिगर। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। बेटा ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो नेगेटिव रेजिस्टेंस इज D इज शोइंग नेगेटिव रेजिस्टेंस, D is showing negative resistance, D is showing negative resistance, okay। हाँ, because in D देखो
बिकॉज इन डी पोर्शन, बिकॉज इन डी पोर्शन, डी पोर्शन ऑफ ग्राफ, डी पोर्शन ऑफ, बिकॉज इन डी पोर्शन ऑफ ग्राफ decreases, I decreases on increasing V। हाँ जी, तो V इंक्रीज होने के बाद I डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस, करेक्ट। वेयर ohm's law is obeyed, बेटा स्ट्रेट लाइन पार्ट। एक्चुअली में देखो ये मेरे को लग रहा है कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ना, ये गलती से थोड़ा सा इसका पॉइंट्स जो है ना गलत बना दिए गए। आप थोड़ा ग्राफ में करेक्शन कर लीजिए, ये ऐसा ग्राफ नहीं है बेटा जैसा बना रखा है, मैं बना रहा हूँ, सही ग्राफ मैं बना रहा हूँ। सही ग्राफ कुछ इस तरह का है, ये है। अब ये यहां पर B है आपका और यहां पर C है, तो B और C के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना। ये एक्चुअल में ये ग्राफ इस तरह का है ना, ऐसा है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया 5 का। सेकंड आंसर होगा ohm's law is obeyed in BC part of the graph। ohm's law is obeyed in BC part of graph। ohm's law is obeyed in BC part of graph because it is straight line part, because it is straight line part of the graph। स्ट्रेट लाइन पार्ट ऑफ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पार्ट ऑफ ग्राफ, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन पार्ट ऑफ ग्राफ, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट इसके आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर है 6। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद टेंपरेचर। देखो बेटा एक बात सुनो, रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए रेजिस्टेंस आपको हमने पढ़ाया था R0 1 प्लस अल्फा टी, टी माने टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी। इसमें प्लस आगे जाएंगे अगर अपन थोड़ा सा तो ये डेल्टा टी स्क्वायर भी रहता है और आगे और भी ये बढ़ता चला जाता है। आपके पास जो है ना इतना काफी है, इतना काफी, यानी 100% स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ग्राफ। और रो बराबर होता है रो नॉट रेसिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर। जैसे जैसे ये टेम्परेचर का रेंज बढ़ता जाएगा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन से डेविएट होके कर्व हो जाएगा, है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे एज द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग at high temperature, as the temperature goes on increasing at high temperature, as the temperature goes on increasing at high temperature, the graph deviates from straight line। ग्राफ डेविएट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए जी, अब ये स्ट्रेट लाइन से ग्राफ क्या होगा, डेविएट करेगा। तो देखिए ग्राफ डेविएट करता है तो कैसे करता है स्ट्रेट लाइन से, ये मैं बना देता हूं। हाई टेम्परेचर पर डेविएट करेगा, शुरू में स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेट आएगा और फिर ये ग्राफ धीरे धीरे करके डेविएट करेगा। तो देखिए रो और टी में मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए शुरू में लो टेम्परेचर पर ग्राफ विल बी अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, है ना, नॉट स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन रहेगा, राइट। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन से डिस्टर्ब होता चला जाएगा इस तरह से। तो ये जो है ना हल्का सा पोर्शन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ तक लगभग नॉट करेक्ट स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखिए, करेक्ट स्ट्रेट लाइन मत बना देना कि वो होता डेविएट, इस तरह से जाता है, राइट। How does the random motion of free electrons in conductor gets affected when potential difference is applied across its end? ये बड़ा अच्छा सवाल है और सिंपल भी है। तो इसका तो आंसर बड़ा सीधा सा है
कि ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ऑन अप्लाइंग a potential difference on conductor, on applying a potential difference across the conductor, the free electrons in conductor experience a directional force, experience a force in the direction opposite to electric field, So on applying a potential difference across the conductor, electrons in conductor experience force opposite to electric field. So on applying potential difference, we enforce on applying potential difference, electrons are forced to move or to drift, in a specific direction. So randomness of motion, decreases. देखिए एक्चुअल में रैंडमनेस ऑफ मोशन जो होती है ना, उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो नो करंट फ्लोज ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ मोशन. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड और पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, है ना, देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब मतलब लिखना पड़ेगा ना, तभी तो बात समझ में आएगी. कॉपी चेक करने वाले को पूरा समझाना पड़ता है ना. तो आप ध्यान दीजिए रैंडमनेस, random motion of electrons causes no resultant current. Random motion of electrons causes no resultant current. कोई रिजल्टेंट करंट नहीं आता है, ठीक है ना. अच्छा, अब जब रिजल्टेंट करंट नहीं आता है, बट ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कम्स, है ना, रिजल्टेंट करंट फ्लोज. बट ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, random motion stops, random motion decreases little bit, and electric current flows. थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेटरी है क्वेश्चन, उसको देना चाहिए. आगे है प्लॉट ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर द मटेरियल दिस. ये एक्चुअली गैलियम आर्सेनाइड जो है ना, ये अलग तरह का मटेरियल है, और इसमें काफी सारे चेंजेस हैं मटेरियल के अंदर, कि बार बार जो है, ये एक अलग तरह का मटेरियल है, और इसमें जो है ना वेरिएशन जो है रेजिस्टेंस का, वो बार बार होता है. तो देखिए कुछ मिला के क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये एक तरीके से याद रखने वाला सवाल है. हम इसका कोई सही से जवाब नहीं दे सकते,
तो इसमें क्या है कि आपका ग्राफ इस तरह का आता है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। देखो बेटा, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है। अब ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, शुरू में स्ट्रेट लाइन होता है, बाद में ये डिक्रीज होता है, फिर ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है। इस तरह से ये ग्राफ होता है। यानी कि ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए। ओके, शो वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन ग्राफ। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन द ग्राफ। देखो एक बात सुनो, रेजिस्टिविटी की जो वेरिएशन है वो वही है बिल्कुल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था पिछले वाले में, बिल्कुल वही ग्राफ। शो द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन ग्राफ। तो हमारा जो पिछला वाला था ना, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने बनाया, आज कहाँ है वो, वन पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं ग्राफ नहीं बनाया था क्या हमने, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, हाउ इज द ड्रिफ्ट। एक मिनट जरा, शायद पिछले उसी पर नहीं बनाया था। हाँ ये रहा यही है। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 6, दोनों सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि वो कंडक्टर के लिए था और कॉपर इज अ कंडक्टर, और वो ग्राफ ऐसा ही होता है बिल्कुल जो अभी हमने 6 क्वेश्चन में बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स है बेटा, कैरीज नहीं है, चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर एंड राइट इट्स रिलेशनशिप विथ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके गुड। तो हमें केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है ना। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं डिफाइन कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कंडक्टर पीस, इन अ कंडक्टर पीस, इन अ कंडक्टर पीस, in general, in general, in a conductor piece in general, in a conductor piece in general, in general, in a conductor piece in general, in general, in general, क्या होगा, in a conductor piece in general, तो क्या होता है, in general free electrons, in general free electrons be in random motion, be in random motion, random motion. When we apply, when some potential difference or electric field, when some potential difference or electric field intensity is applied, then this random motion, decreases in a conductor piece in general. Free electrons be in a random motion when some potential difference, or electric field intensity is applied, then this random motion decreases. Random motion decreases and under the effect of applied electric field intensity, free electrons get drifted in the direction opposite to electric field intensity, है ना। हाँ तो देखिए क्या हुआ कुल मिला करके, रिजल्टेंट मोशन of the free electrons, resultant motion of the free electrons, or charge carriers, ध्यान दीजिए,
रिजल्टेंट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कैरियर्स, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये चीज है ना। अब इन्होंने कहा है रिलेशनशिप बताइए। देखिए आपको रिलेशनशिप बना रखा है, राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करंट फ्लोइंग फ्लूइड। आई आपको बता रखा है NEAV ड्रिफ्ट, ये है। ओके, आई आपका करंट है, आई क्या है, करंट है, आई करंट है, एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, I is current, N is free electron density, E is charge of electron, A is area of cross section, V drift है drift velocity। ये आपको बताना पड़ेगा वहां पे सारा। ये आपका रिलेशन इन्होंने लिखने के लिए कहा था, इन्होंने रिलेशन को प्रूव करने के लिए बोला नहीं है। जब प्रूव करने के लिए बोलेंगे तो हम इसको डेराइव करेंगे रिलेशन। फिलहाल इन्होंने बोला ही नहीं, राइट करने के लिए बोला, हमने राइट कर दिया। ठीक है, चलिए डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर, राइट इट्स ऐसा यूनिट। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्चुअल में जो होती है ना, ये बेसिकली दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। रिवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, तो देखिए मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूं, है ना। रिवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी sigma is inverse of resistivity। आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये बात है, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। अब देखिए इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, इसकी एक डेफिनेशन और देता हूं मैं, जे इक्वल टू आपको पढ़ाया था सिग्मा इंटू ई। सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा जो है वो जे अपॉन ई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is ratio of current density and इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो होता है। तो देखिए ये जे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी है, जे, और ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए अब मैं जरा इनकी वैल्यूज लिख रहा हूं, यूनिट लिख रहा हूं, ऐसा यूनिट। सबसे पहले तो सिग्मा को हमने लिखा 1/रो। बेटा रो की यूनिट होती है 1/ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, आप समझ गए होंगे, ये आएगा महो पर मीटर। ये आपका सिग्मा आ गया कंडक्टिविटी। इसके अलावा अगर हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं इसके लिए, जे अपॉन ई, तो देखिए जे है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है जी, करंट डेंसिटी होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो ये एम्पियर अपॉन वोल्ट
अपॉन मीटर, ठीक है ना। तो सिग्मा इज एम्पियर पर वोल्ट पर मीटर, तो सिग्मा को हम कहेंगे एम्पियर पर वोल्ट, तो महो पर मीटर, बिल्कुल वही आएगी, क्योंकि एम्पियर पर वोल्ट जो है ना वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तो नेचुरल है कि इसकी यूनिट महो आएगी, करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11, राइट। शो द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विद टेम्परेचर इन ग्राफ। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन पड़ा है 12, क्योंकि सिलिकॉन जो है ना ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब वो टेम्परेचर के साथ में क्या होगी, डिक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो 12th वाला जो क्वेश्चन है उसका ग्राफ आपका जो है उससे उल्टा आएगा, गलत मतलब आज उल्टा एकदम डिक्रीज होता हुआ आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप रेजिस्टिविटी लिखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर लिखेंगे और आपका ग्राफ इस तरह से डिक्रीज होगा सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए। जबकि कंडक्टर के लिए आपका यही ग्राफ ऐसे आया था, इंक्रीज हुआ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आगे। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर, राइट इट्स ऐसा ही। देखो बेटा 13th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, तो म्यू इज इक्वल टू वी ड्रिफ्ट अपॉन ई। तो वी ड्रिफ्ट इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये म्यू है, इस म्यू को कहते हैं मोबिलिटी। इसको क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। अब देखिए मोबिलिटी ये है, तो हम कहेंगे कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स एक ही बात है ना। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको इसकी ऐसा यूनिट लिखनी है भैया, तो ऐसा यूनिट हम लिख देते हैं, देखिए कैसे। E बराबर म्यू बराबर है वी ड्रिफ्ट अपॉन ई। आप ईमानदारी से वी ड्रिफ्ट की वैल्यू लिखिए, वी ड्रिफ्ट होता है मीटर पर सेकंड, ई होता है वोल्ट अपॉन मीटर, ये न्यूटन पर कूलम की बात है ना। ई वोल्ट अपॉन मीटर होता है या न्यूटन पर कूलम होता है, दोनों चीजें होती हैं। आप इसको लिख देंगे, अगर आप मीटर को ले जाएंगे तो ये मीटर स्क्वायर आएगा और वोल्ट इंटू सेकंड आएगा, ये आपके पास में यूनिट है। अच्छा इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप न्यूटन पर कूलम में लिखना चाहते हैं तो देखिए ये है मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर कूलम में लिखेंगे आप, है ना, न्यूटन पर कूलम में लिखेंगे, कूलम ऊपर जाएगा, आप देखेंगे ये आएगा कूलम अपॉन कूलम चला जाएगा ऊपर और सेकंड नीचे आएगा, तो कूलम अपॉन सेकंड नीचे आएगा बेटा, है ना। कूलम ऊपर चला गया, सेकंड नीचे आएगा, मीटर ऊपर रहेगा, न्यूटन ऊपर रहेगा। आप चेक कर लीजिए प्लीज, कूलम अपॉन सेकंड इज एम्पियर, तो ये आया है आपका एम्पियर इंटू मीटर अपॉन न्यूटन, ये आया बेटा, ठीक है। ये आपका इसकी डायमेंशन वो आ गई, यूनिट्स आ गई। आप लोग चेक कर लेना इसको कि क्या यूनिट आ रही है ना। दोनों तरफ से आप डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से। देखो भले ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम इसके डायमेंशंस निकाल के बता रहे हैं दोनों से। देखो आप मीटर स्क्वायर का डायमेंशन आता है एल स्क्वायर, वोल्ट का क्या आएगा, वोल्ट आता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क आता है वर्क वोल्ट, वोल्ट जो होता है ना वोल्ट, ये होता है वर्क अपॉन चार्ज, वोल्ट वर्क अपॉन चार्ज, वर्क होता है m1 L2 T-2, चार्ज होता है A1 T1, तो क्या आएगा m1 L2 T-2 T-1 A-1, देखिए आप, है ना, m1 L2 T-1 A-1। सॉरी ये वोल्ट तो यहां लिखना पड़ेगा नीचे, हाँ वोल्ट तो नीचे लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, वोल्ट आपको नीचे लिखना पड़ेगा। वोल्ट का आप लिखिए पूरा m1
सेकंड इज T1। ठीक है, ये आपका सेकंड है। आप देखिए इसका जवाब क्या आने वाला है। इसका आंसर आपके पास में आने वाला है L2 से L2 गया तो M-1 आएगा, और क्या आएगा M-1 ये T2 आएगा, ऊपर L0 आएगा, L0 आएगा है, और T2 ऊपर आएगा, और क्या आएगा मतलब A1 आएगा ऊपर, ये A1 आएगा। डन। अब जरा यहां पर चेक करते हैं, ये आया है A1 और ये आया है L1 और ये आया है M1 L1 T-2। जरा चेक करिए, M-1 आएगा यहां भी बिल्कुल, L0 आएगा, L0 आएगा, T2 आएगा, T2 आएगा और A1 आएगा, यानी कि आपके दोनों यूनिट्स एकदम सही लिखी गई हैं। ठीक है, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो डायमेंशन से। डायमेंशन एक बहुत बड़ा टूल होता है आपके पास में, जिसका यूज आपको बार बार करना चाहिए। ठीक है, हाउ डज वन एक्सप्लेन इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल, इंक्रीज इन टेम्परेचर? इट इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। देखिए जी 14 ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। आप लिखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature random motion of free electrons increases। तो ध्यान दीजिए, on increasing temperature random motion of free electrons increases। so drift speed decreases। So drift speed effectively decreases। Drift speed effectively decreases। Effectively decreases। On increasing temperature, random motion of free electrons increases। So drift speed effectively decreases। Effectively decreases। तो ड्रिफ्ट स्पीड को इफेक्टिवली डिक्रीज होना चाहिए। एक्चुअली ड्रिफ्ट स्पीड एक डिसिप्लिन्ड स्पीड होती है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? डिसिप्लिन्ड स्पीड होती है, एक डायरेक्शन में जाता है, एक डायरेक्शन में जाता है। जबकि रैंडम तो उल्टा पुल्टा किधर भी चलता है, तो इनडिसिप्लिन मोशन बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। सो ड्रिफ्ट स्पीड इफेक्टिवली डिक्रीजेज, है ना। तो देखिए हेंस ऑन हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल बी मोर। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस will be more, will be high, है ना। टेम्परेचर इंक्रीजिंग, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। वाई? क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेज, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं दो चार बातें लिख देता हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रो डिक्रीज, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रो इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हुआ और मोबिलिटी डिक्रीज हुई। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये आपके इंटरनेट पर कई जगह गलत दिया हुआ है, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है देख लीजिए, इंटरनेट से सॉल्यूशन इसीलिए नहीं लेना चाहिए। ये आ गया आपके पास, राइट रिलैक्सेशन टाइम रिलेशन, राइट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। अभी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। यूज दिस रिलेशन टू एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंजेस विद राइज इन टेम्परेचर। वेरी गुड, ये नहीं किया अपन ने, तो मैं 15th क्वेश्चन कर देता हूं। ठीक है ना, देखिए आई एम सॉल्विंग दी क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन में इन्होंने सबसे पहला पार्ट तो कहा है कि आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लिखिए, तो वो हम पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा लिख देते हैं। तो 15 में सबसे पहला काम है करंट इक्वल टू NE/AVT। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यूज दिस रिलेशन टू एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो देखो एक बात सुनो, ये तो आपका रिलेशन हो गया, इसमें n क्या है? वही सब बातें अभी जो थोड़ी देर पहले करी थी। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जब हम ये करते हैं तो वी ड्रिफ्ट इक्वल टू हम कहेंगे u प्लस ए टी, तो 0 प्लस फोर्स अपॉन मास इंटू टो इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो वी ड्रिफ्ट आपका है ई अपॉन एम इंटू टो। तो कुल मिलाकर के आपके पास में करंट आ गया है। ये कह रहे हैं यूज द रिलेशन हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस। एक काम करो, अब आप रेजिस्टेंस की बात करना चाह रहे हैं, आप एक बार जो है ना इसको लिख दीजिए पूरा, NEA। वी ड्रिफ्ट आया है आपका, ये चेक करना बेटा, ये वी ड्रिफ्ट आया। हम अब यहां पे लिखना चाह रहे हैं, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, NE स्क्वायर A अपॉन M, तो है ना, और E को लिख रहा हूं V अपॉन L, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो E बराबर V अपॉन L आ गया। हमारे को रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की। तो बेटा मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस बराबर V अपॉन I, रेजिस्टेंस बराबर क्या लिखूंगा, V अपॉन I। अब आप देखिए स्वयं कि रेजिस्टेंस V अपॉन I क्या आएगा। मैं लिख रहा हूं, ये आएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टू, ये रेजिस्टेंस आएगा। इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है ना वो मास पर डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, E इज ऑलवेज कांस्टेंट, A इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी एक वेरिएबल क्वांटिटी केवल रिलैक्सेशन टाइम। तो R इज 1/2, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम कहेंगे यहां पर कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, energy of, on increasing temperature, energy of electrons increases, then on increasing temperature energy of electrons increases causing the random motion, causing the increased random motion, increased random motion। तो बेटा रैंडम मोशन इंक्रीज हो रही है, increased random motion, correct? So yes, तो on increasing temperature energy of electrons increases causing the increased random motion, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज कॉजिंग द इंक्रीज रैंडम मोशन। जब आपकी रैंडम मोशन इंक्रीज हो गई ना, तो अब क्या करेंगे इसको कि रैंडम मोशन जब इंक्रीज होगी तो देखिए क्या होगा। रैंडम मोशन इंक्रीज होगी तो कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, जल्दी जल्दी टकराने लग जाएंगे, टकराने लग जाएंगे। सो रिलैक्सेशन टाइम तो भाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, है ना। एज टो डिक्रीजेज, सो रेजिस्टेंस आर इंक्रीज होगा बेटा रेजिस्टेंस। हेंस on increasing temperature resistance R increases, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का बड़ा ही मतलब जो है सटीक जवाब है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हमने किस पर फोकस किया, हमने रिलैक्सेशन टाइम पर फोकस किया, जिससे हमारा आंसर बड़े आराम से आ गया, ठीक है। चलिए 16 देखिए, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। अच्छा, कीपिंग द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। ये तो कोई बात ही नहीं होगी, ये तो बड़ा आसान हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ना मैं जवाब इधर दे देता हूं, है ना। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर एज अ फंक्शन। तो देखिए
सो प्लीज ग्राफ शो करेंगे हम, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस क्लियर करेंगे रेडियस के ऊपर। तो देखो बेटा, R इक्वल टू होता है L रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। तो R इक्वल टू हो गया है रो L अपॉन ए को कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है तो आप बड़े आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, R और R का ग्राफ, दिस, राइट। सो दैट यू कैन डू, राइट, समझ गए। चलिए आगे हम बात करेंगे कीपिंग लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, सब कुछ कांस्टेंट है बाकी तो। टू मटेरियल सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम दिस टू दिस। वाह, सिलिकॉन जो है वो है सेमीकंडक्टर और कॉपर जो है कंडक्टर है, तो बस इनके इफेक्ट लिख दो आप। देखिए 17th क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे इजी सवाल हैं। हाँ, तो देखिए 17th क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, कॉपर इज अ कंडक्टर। तो आप देखिए लिखेंगे 17 में आंसर, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इन्होंने कूल किया है जी। ध्यान दीजिए, दे आर कूलिंग द सिलिकॉन एंड कॉपर। 300 केल्विन इज सिलिकॉन, 60 केल्विन बाद में तो यह कूल हो गया है। तो देखिए सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, ऑन कूलिंग temperature, on cooling temperature of silicon is a semiconductor, on cooling temperature अच्छा, on cooling resistance of semiconductor will increase। देखो ना, silicon is a semiconductor, on cooling its resistance increases। आप ऐसे लिखिए, its resistance increases, है ना। अरे एक मिनट, पूरा लिखो वापस से। देखो, silicon is a semiconductor, on cooling resistance increases, on cooling resistance increases। ध्यान दीजिए, for semiconductors the thermal coefficient of resistivity, for semiconductors the thermal coefficient of resistance, ध्यान दीजिए, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, ऑन कूलिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, फॉर सेमीकंडक्टर्स द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इज नेगेटिव। हाँ जी, ये नेगेटिव होता है साहब, नेगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिए, R इक्वल टू होगा आपका R, T इक्वल टू होगा R0 1 माइनस अल्फा T। नेगेटिव है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, ओके। चलो, तो ये 17 हो गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, वो तो हो गया। अच्छा, कॉपर के लिए उल्टा रिजल्ट आएगा, दिस सेम रिजल्ट विल बी डिफरेंट फॉर द कॉपर। कॉपर इज कंडक्टर, आप लिखिए इसके लिए, कॉपर के लिए, वो तो वही बात आप उल्टी लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कॉपर इज ए कंडक्टर, देखो कॉपर इज ए कंडक्टर, वही कहानी उल्टी, कॉपर इज ए कंडक्टर, है ना। If it is cooled, if conductor is cooled, resistance decreases, है ना। Thermal coefficient of resistance
पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, thermal coefficient of resistance is, thermal coefficient of resistance is, thermal coefficient of resistance is positive for conductors, for conductors. Thermal coefficient of resistance is positive for conductors. कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है ना? तो सो इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। देखो बेटा कैसे, आर टी इक्वल टू होगा आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ पे पॉजिटिव एल्फा है, ऊपर जो हमने सेमीकंडक्टर के लिए लिखा था वो क्या लिखा था, नेगेटिव एल्फा लिखा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 17 हो गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, does it mean that all the free electrons of metal are moving in the same directions? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, but most of the moving are moving in the same direction, जो जिससे रिजल्टेंट करंट आता है ना? हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 18 में कहेंगे इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी बट most of the electrons, most of the free electrons है, most of the free electrons, देखो बाउंड इलेक्ट्रॉन तो चलते ही नहीं है, most of the free electrons move in a particular direction, in a particular direction of electric force, of electric force, है ना? due to which a resultant current flow is observed, a resultant current flow is observed, ठीक है ना बेटा? तो रिजल्टेंट करंट फ्लो जो है ना ऑब्जर्व होगा। देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल, अच्छा ये तो हमने किया 18, तो 18 किया ना हमने, बिल्कुल। 19 देखिए, शो ऑन अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर अ टाइपिकल सेमीकंडक्टर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अभी बताया था आज ही, चार्ज रिलेशन, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस कंडक्टिंग वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। नो, हमने शायद हो सकता है इससे पिछले पेज पर ये चीज बताई हो, है ना? हाँ बताया, 12th क्वेश्चन, ये 12th क्वेश्चन था, है ना? तो इसलिए 19th क्वेश्चन इज द 12th क्वेश्चन। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड वन ऑफ मैग्नीन, हैव द सेम रेजिस्टेंस, व्हिच वायर इज थिकर? देखो बेटा, कॉपर जो है ना उसकी रेजिस्टिविटी कम है, जबकि मैग्नीन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक काम करते हैं, हम फैसला कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना किसका है। तो देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर रहा हूं मैं यहां पर। आप अच्छी तरह से सवाल को पढ़ लीजिए। कॉपर है ना, रो ऑफ द कॉपर इज लेसर देन रो ऑफ द मैंगनीन, ठीक है, मैंगनीन, करेक्ट, ओके। अब इनको कहना है कि रेजिस्टेंस सेम है, तो कौन का थिकनेस अलग अलग होगा? तो देखो मैं बता देता हूं, रेजिस्टेंस 1 इक्वल टू रेजिस्टेंस 2, इन्होंने क्या रखा है, इसका मतलब रो कॉपर, एल तो बेटा सेम ही है दोनों का, तो ये आएगा ए कॉपर बराबर रो मैग्नीन एल अपॉन क्या है, ए बताना वो मैग्नीन, एल ए कॉपर अपॉन ए मैग्नीन, इट इज इक्वल टू रो कॉपर अपॉन रो मैग्नीन,
ठीक है, रो कॉपर अपॉन रो माइनिंग, ये आपका लेस आएगा, है देखना। हाँ बेटा देख लो, एक बार चेक कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ए कॉपर लेस देन ए मैंगनीज, ठीक है। तो दिस इज योर, तो मतलब मैंगनीज वाला जो है थिकर होगा बिल्कुल, अगर आपको सेम रेजिस्टेंस चाहिए। थिकर वायर होगा ना बेटा, तो रेजिस्टेंस कम होता है। अब देखो कॉपर तो वैसे ही कम है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कॉपर तो वैसे ही कम रेजिस्टेंस वाला है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाओ जिसका कि रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो बात एकदम सही है कि मैंगनीज विल बी थिकर, है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन, मैंगनीज वायर विल बी थिकर, ठीक है। सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं थोड़ा आलस कर रहा हूं मैंगनीज वायर विल बी थिकर, ओके। चलिए आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया क्या? हाँ 20 हो गया। डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, राइट इट्स एसआई यूनिट, वेरी गुड। देखो रेजिस्टिविटी हम पहले डिफाइन कर चुके क्या? नहीं, रेजिस्टिविटी डिफाइन नहीं करी, हम डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो देखो 21 क्वेश्चन मैं कहां करूं, यहां कर दूंगा, यही कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 कर दो जी। देखो क्वेश्चन नंबर 21, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, सो रो आएगा बेटा आर ए अपॉन एल, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज, ध्यान दीजिए, इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एल इक्वल टू 1 मीटर, देन रो विल बी इक्वल टू आर, है ना। तो आप लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, resistivity of a conductor, resistivity of a conductor will be resistivity of a conductor will be resistivity of a conductor will be resistance of a piece, resistance of a piece of the conductor of unit cross section and unit length, unit cross section and of unit length, ठीक है। resistivity of a conductor will be resistance of a piece of the conductor of unit cross section and of unit length, ठीक है। तो ये बात है, ठीक। चलिए, तो ये आपकी रेजिस्टिविटी हो गई। तो इसके बाद के क्वेश्चंस जो है ना वो अपन अगले उसमें करेंगे। आगे के क्वेश्चंस अपने पास में हैं काफी सारे, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस लेक्चर में काफी है। इनको आप छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आप इनको रिवाइज करिए, अच्छी तरह से लिखिए और तैयार करिए। फिर हम अगला लेक्चर देंगे। ये चैप्टर 3 स्टार्ट किया है हमने आज, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले उसमें करेंगे, राइट।